पैनक्रियाज पैनक्रियाज के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा, उसका एक्सोक्राइन रोल देखा बॉडी में, और एंडोक्राइन रोल कि कौन से हार्मोन्स वो सिक्रीट करता है और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है। पैनक्रियाज के 2 मेन हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, और वो दोनों ही हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज का नियमन करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन करने के लिए, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। तो दोनों हार्मोन जो एक दूसरे के ऑपोजिट कार्य करते हैं, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पैनक्रियाज के डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स मेनली डिपेंड ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से होने वाले इन रोग को हम डायबिटीज कहते हैं, जो पैनक्रियाटिक इंसुलिन की कमी से होती है। एक डायबिटीज इंसिपिडस हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के एडीएच हार्मोन की वजह से देखी थी, वो डायबिटीज इंसिपिडस है। ये पैनक्रियाटिक इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाला रोग डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। डायबिटीज है क्या? डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें निरंतर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई बना रहता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज्ड रहते हैं। वो कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए या स्टोरेज के लिए यूज नहीं हो पाते हैं और इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। तो अ क्रॉनिक कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और हाइपरग्लाइसीमिया इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। प्लाज्मा ग्लूकोज का या ब्लड ग्लूकोज का जो रेगुलेशन है वो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। यहाँ एक हार्मोन इंसुलिन है जो प्लाज्मा के ग्लूकोज को लो करता है, और एड्रीनल के हार्मोन्स एपिनेफ्रीन, कॉर्टिसोल, अलोंग विद पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन और पैनक्रियाटिक ग्लूकागॉन, ये चारों इंसुलिन के ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक काम करते हैं टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो नियमन के लिए बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करने के लिए इंसुलिन का रोल सबसे वाइटल है, और प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का जो काम है वो ये चारों हार्मोन, पैनक्रियास का ग्लूकागॉन, एड्रीनल का एपिनेफ्रीन, कॉर्टिसोल और पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। डायबिटीज है क्या? जैसे हमने देखा था कि हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जिन इंडिविजुअल्स में रहता है वो डायबिटिक कहलाते हैं, या उनमें ये रोग डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। ये डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन प्रोडक्शन के डिफेक्ट की वजह से डेवलप हो सकता है, या इंसुलिन के एक्शन की वजह से, या दोनों की वजह से। यानी यदि पैनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पाए तो भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, और इंसुलिन यदि उपस्थित है लेकिन वो कोशिकाओं पर कार्य नहीं कर पा रहा है, वहां तक संदेश नहीं पहुंच रहा है ग्लूकोज अपटेक का, तो इन दोनों ही कारणों से या इंडिविजुअली एक कारण से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और वो डायबिटिक कंडीशन की तरफ जाता है। डायबिटीज मेलिटस मल्टीपल इटियोलॉजी वाला एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया तो है ही, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होते हैं, जो इंसुलिन के सिक्रीशन या एक्शन या दोनों के कारण से डेवलप होते हैं। तो मल्टीपल इटियोलॉजी इस केस में रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज का ही डिसफंक्शनिंग या ब्लड ग्लूकोज का ही अप लेवल अप होगा, दूसरे मेटाबॉलिज्म भी इक्वली डिस्टर्ब होंगे और बॉडी को एज अ होल अफेक्ट करेंगे। इफेक्ट्स जो डायबिटीज मेलिटस के आते हैं लॉन्ग टर्म पे, वो डैमेज है, डिसफंक्शनिंग है और फेलियर तक हो सकता है कई ऑर्गन्स का। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल
जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में अगर आती है तो कई वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, उनके फंक्शन को अफेक्ट करती है इन लॉन्ग टर्म। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होंगे उनको अत्यधिक प्यास लगेगी, थर्स्ट का है, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन की, यूरिनरी ब्लैडर खाली करने के लिए, तो यूरिन एक्सक्रीशन, फिर धुंधलापना आंखों में आना, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड वेट लॉस, क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो रहा है तो मसल्स में और दूसरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहां पर भी नुकसान होगा और बॉडी वेट लूज करेगी। बहुत सीवियर अगर अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज तो कीटो एसिडोसिस डेवलप होगा जिसमें कीटोन बॉडीज का निर्माण होगा और ये कीटोन बॉडीज इवन कोमा तक ले जा सकती हैं उस इंडिविजुअल को, और अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हुआ तो इट मे ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। डायबिटीज का एक सबसे ड्रॉबैक जो है कि इसके सिम्टम्स जनरली जब प्रारंभिक हैं तो दे आर नॉट सीवियर या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे जो हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप होगा वो सफिशिएंट होगा टू कॉज पैथोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर डायग्नोसिस इज मेड, कि जब तक वो रोग डायग्नोज हो उसके पहले ही वो कई अंगों पर अपना प्रभाव वहां कर चुका होगा। डायबिटीज के हमने दो मेन टाइप्स देखे थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज? इसको हम IDDM भी कहते हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। ये डायबिटीज डेवलप होती है जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स वो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं और बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली ये एकमात्र कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाएं यदि इम्यून सिस्टम के द्वारा नष्ट की जाने लगती हैं तो हार्मोन इंसुलिन का जो निर्माण है वो प्रभावित होता है, और इंसुलिन के इस निर्माण या सिंथेसिस ना होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जनरली इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट कह रहे हैं, तो ये जनरली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में लेस देन 30 इयर्स के अंदर अंदर ये डिजीज डेवलप होती है, हालांकि जरूरी नहीं है कि इसी एज में डेवलप हो। जो डायबिटीज के केसेस हैं उसमें से 5 से 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज से डायग्नोस किए जाते हैं। इस केस में एक्सटर्नल सोर्स इंसुलिन का जरूरी है, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है क्योंकि उनकी बॉडी में वो सेल्स नष्ट होते जा रही हैं, तो इंसुलिन का कोई सोर्स प्रोवाइड करना जरूरी है फॉर कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि किस वजह से ये हो सकती है, तो ऑटो इम्यून यानी इम्यून सिस्टम अगर खुद उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाए, जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शंस जो है, या फिर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जो बाहर सोर्स से हम खाते हैं वो भी हमारे सिस्टम को प्रभावित करके और ये डायबिटीज का रीजन हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। वो जुवेनाइल ऑनसेट था, ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है। जनरली जो केसेस आते हैं डायबिटीज के 90 to 95% आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ये शुरू होता है जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस से, कि पैनक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन तो बना रही हैं लेकिन जो सेल्स हैं बॉडी के वो इस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, सो द ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन द ब्लड और इंक्रीज लेवल्स वहां पर होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हाई ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन के लिए स्टिमुलस का काम करता है, कि इट स्टिमुलेट्स द बीटा सेल्स टू सिक्रीट इंसुलिन। जैसे इंसुलिन की राइज होती है डिमांड, तो पैनक्रियाज एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे दे लूज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इस केस में क्या हो रहा है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, बॉडी
पैनक्रियाज जो है वो बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है बट इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो इस केस में जो टाइप 2 डायबिटीज है ये एसोसिएटेड होती है क्योंकि हमने एडल्ट ऑनसेट इसको कहा है, तो विद ओल्डर एज बढ़ने पर, ओबेसिटी, एक्सेसिव वेट, या फैमिली हिस्ट्री कि अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री रही है डायबिटीज की तो चांसेस है कि जो जनरेशन्स हैं उनमें भी वो डेवलप हो। जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावस्था के समय होने वाली डायबिटीज की अगर हिस्ट्री रही है, या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इम्पेयरमेंट रहा हो या इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो, फिजिकली इनएक्टिव कोई इंडिविजुअल हो, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर रेस एंड एथनिसिटी। वहां पर भी जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो रेस और एथनिसिटी से भी टाइप 2 डायबिटीज एसोसिएट की जाती है। धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज हो रही है चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में भी, कि जहां जुवेनाइल ऑनसेट तो है ही उनके अंदर, टाइप 2 इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, चाहे फिजिकल इनएक्टिविटी हो, ओबेसिटी हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो, उससे बच्चों में और युवाओं में भी ये टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज हो रहा है। थर्ड जो डायबिटीज का टाइप है दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गर्भावस्था के समय होने वाली डायबिटीज। ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है जो कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर डायग्नोस की जाती है कि दे आर इंटॉलरेंट टू ग्लूकोज। जेस्टेशनल डायबिटीज अधिकांशतः ओबीस वुमेन में, यानी जिनका वेट अत्यधिक है, या फिर ऐसी महिलाओं में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनमें मोर फ्रीक्वेंटली पाई जाती है। प्रेगनेंसी के समय यदि यह डायबिटीज डायग्नोस होती है तो उस समय ट्रीटमेंट दिया जाना ज़रूरी है मैटरनल ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए, ताकि जो भ्रूण है या इन्फेंट है उसके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके, कि वो वहाँ उसके परिवर्धन को प्रभावित ना करे। तो उस पर्टिकुलर महिला का ब्लड ग्लूकोज ट्रीट किया जाता है कि वो नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहे थ्रू मेडिकेशन। प्रेगनेंसी समाप्त होने के बाद 5 to 10% ऑफ विमेन में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है, और उन महिलाओं में जिनमें की जेस्टेशनल डायबिटीज रही है उनमें अगले 5 से 10 सालों में 20 से 50% चांस होते हैं ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। तो जेस्टेशनल डायबिटीज आफ्टर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है इन 5 to 10% ऑफ द केसेस, और इन 20 to 50% चांसेस है कि विद इन अ डेकेड वो डायबिटीज डेवलप कर लेंगी। डायबिटीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या हैं? क्योंकि ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट है फॉर यूज एज अ फ्यूल फॉर स्टोरेज, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में, और क्योंकि डायबिटीज मेलिटस या इंसुलिन के जो पैनक्रियाज के जो हॉर्मोन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सब मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, सब ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे अगर कंटिन्यू काफी समय तक ये डायबिटीज अगर चलती है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, स्पेसिफिकली रेटिनोपैथी, यानी आंखों का जो विजन है, रेटिना की जो डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेस हैं वो डेवलप होती हैं हाई ग्लूकोज से, इवन विच में रिजल्ट इन पोटेंशियल ब्लाइंडनेस, यानी अंधापन भी उसकी वजह से आ सकता है इफ द ब्लड ग्लूकोज इज नॉट मेंटेन। नेफ्रोपैथी, किडनी से संबंधित रोग, ब्लड ग्लूकोज में इवन अफेक्ट द किडनीज, और जिनकी वजह से रीनल फेलियर यानी किडनी का जो फिल्ट्रेशन और दूसरा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा और किडनीज फेल होने की चांसेस। और न्यूरोपैथी भी की जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा। फुट अल्सर्स की पैरों में जो छाले जैसे हो जाते हैं, डेवलप फुट अल्सर्स, जो भी घाव हैं वो ट्रीट होना मुश्किल होता है, और इस वजह से उस इंडिविजुअल की जो भी लिम्ब है उसको एम्प्यूटेट भी करना पड़ सकता है, सो दैट इट डजंट
गेट वर्स, कि और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए उसके हाथ या पैर में जहाँ पर भी आवश्यकता हो तो उनको काट कर अलग किया जाता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है और इवन सेक्सुअल फंक्शंस भी प्रभावित होते हैं। तो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी डायबिटिक इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। साथ ही में जो डायबिटिक लोग हैं उनमें इंक्रीज रिस्क होता है कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट से संबंधित बीमारी, पेरिफेरल वैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज। क्योंकि नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है तो हार्ट को भी प्रभावित कर रहा है, यहाँ पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम है उसको भी, और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो डायबिटीज के हैं दे आर वेरी सीरियस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो इवन फेटल भी हो सकते हैं और उस इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से, अगर मेडिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो। थैंक यू।